today we will discuss our next topic, which is law of conservation of momentum. Okay, in physics the meaning of conservation is no change. फिजिक्स में कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है बेटा? नो चेंज. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग क्या आएगा? मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग क्या आएगा बेटा? मोमेंटम remains constant. मतलब उसमें चेंज नहीं होता है. अंडरस्टैंड? ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? इस प्रकार से तो बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो बॉल्स जो है या फिर कोई दो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ले लो. जैसे कि अब देखो, ये है ऑब्जेक्ट A and this is object B. ओके, ये ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है. ठीक है, इसका मास जो है, इसका मास m1, इसका मास m2. ओके, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2. अंडरस्टैंड? एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आने के बाद क्या हो गए? वो कोलाइड हुए. क्या हो गए? वो कोलाइड हो गए, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हुए. उनका क्या हुआ बेटा? कोलिजन हुआ. ये कोलाइड हो गए. तो ये जो ऑब्जेक्ट A है, इसने ऑब्जेक्ट B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया. A के ऊपर B ने जो फोर्स एक्सर्ट किया वो F1 है, और A ने B के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया वो F2 है. ओके, यहाँ पे क्या हो गया? कोलिजन. ओके, ये कोलिजन हो गया. आफ्टर कोलिजन होने के बाद क्या होता है बेटा? आफ्टर कोलिजन होने के बाद क्या होता है? वो एक्सेलरेट हो जाते हैं. दे गेट एक्सेलरेट. तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? a1 एंड इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a2. आफ्टर कोलिजन दे एक्सेलरेट. ओके, तो ऑब्जेक्ट A का एक्सेलरेशन a1, ऑब्जेक्ट B का एक्सेलरेशन a2. उसके बाद क्या हो गया? उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई. वेलोसिटी चेंजेस. ये A जो है इस साइड में गया, इसकी वेलोसिटी बिकम्स v1, और B जो है थोड़ा बड़ा है, हमने बड़ा बनाया है ऑब्जेक्ट B. ये जो है ये इस डायरेक्शन में गया, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v2. अंडरस्टैंड? वेलोसिटी बिकम्स इसकी v1, इसकी v2. ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? कोई दिक्कत? इस प्रकार से. ठीक है बेटा, चलो. फ्रॉम थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा बेटा? थर्ड लॉ, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स. यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर कोलाइड हुआ है, मतलब ए ने जो फोर्स एक्सर्ट किया बी के ऊपर वो इक्वल रहेगा. किसके? बी ने जो फोर्स एक्सर्ट किया ए के ऊपर उसके इक्वल रहेगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. ये हमें न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है. फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ क्या बताता है हमें? F2 इज इक्वल टू माइनस F1. F2 जो है A ने B के ऊपर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स F2, और B ने A के ऊपर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स F1, वो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज माइनस. और आप लोगों को पता है F का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू m इंटू A. तो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू क्या होगा? m1. ये माइनस आएगा, माइनस m1 इंटू a1. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है. देखो यहाँ पे टाइम भी कैसा लग रहा है? टाइम कैसा है बेटा? इक्वल टाइम है. दैट्स व्हाई t1 इसका t1, तो इसका t2 इक्वल रहेगा. t1 इज इक्वल टू t2. तो टाइम इक्वल है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t.
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ये हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा बेटा, इसका जो वेलोसिटी है v2, इसका वेलोसिटी क्या होगा है v2, इसका v1 इस प्रकार से m2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा v2 माइनस u2 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, कोई दिक्कत? ये जो a ऑब्जेक्ट है, a ऑब्जेक्ट, ये b ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 हो गई, इसलिए हमने v1 और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u1, v1 माइनस u1 अपॉन t कर दिया। इसको हम t1 बोलेंगे, इसको t2 बोलेंगे, लेकिन दोनों कैसे है, इक्वल है। t1 इज इक्वल टू t2, दैट्स वाई ये इक्वल होने की वजह से t1 t2 गेट कैंसल, ये कैंसल हो गए। तो अब जो बचा उसका ये ब्रैकेट में, अभी उसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, m2 v2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा m2 v2 माइनस m2 u2, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस m1 v1, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस m1 u1, ये समझ में आ रहा है बेटा। अब हम vv वाली और uu वाली टर्म्स पास ले लेंगे, देयरफॉर m2 v2 ये इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस m1 v1 इज इक्वल टू ये माइनस m2 u2 जो है ये इधर जाते वक्त क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 u2, m2 u2 प्लस m1 u1, इस प्रकार से। इसका मतलब क्या है बेटा, द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब ही क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये v मतलब क्या है बेटा, फाइनल होता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम। इसको आप लोग टोटल भी लगा सकते हैं, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, u मतलब इनिशियल होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो लॉ का स्टेटमेंट क्या आएगा, ये लॉ हमें क्या बताता है बेटा, इससे हमें लॉ का स्टेटमेंट पता चलता है। क्या स्टेटमेंट आएगा, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट। देखो ये जो टू ऑब्जेक्ट है इंटरैक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कैसा रहता है बेटा, कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया क्या कहा मैंने, व्हेन टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट, ये टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में इनका जो टोटल मोमेंटम है, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अंडरस्टैंड, उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं बेटा हम लोग, when no external force, no external force, बाहर का कोई भी फोर्स, when no external force act on two interacting object, their total momentum remains constant। वो कैसा रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, remains constant, it does not change, वो चेंज नहीं होता है, it does not change, वो चेंज नहीं होता है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया बेटा,
कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? इस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। दिस इज द कोरोलरी ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोलरी? कोरोलरी मतलब उपप्रमेय जिसे बोलते हैं आप लोग, है कि नहीं बेटा? इस प्रकार से आप लोगों को ज्योमेट्री में भी होता है इस प्रकार से। तो ये आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया। चलो अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए और इसे अच्छे से समझेंगे बेटा। इसके लिए आप लोगों को बुलेट और गन का एग्जाम्पल दिया है। देखो मैं आप लोगों को समझा के देती हूँ एक एग्जाम्पल इसका लेके। जैसे कि देखो, बुलेट एंड गन। बुलेट मतलब समझते ना आप लोगों को? गोली। बुलेट एंड गन, ठीक है बेटा। बुलेट बहुत ही छोटी होती है, जैसे आप लोग समझ लो इस प्रकार से बुलेट है। और गन कैसी होती है? बहुत ही बड़ी होती है इस प्रकार से, है कि नहीं? बुलेट छोटी होती है, गन बहुत बड़ी होती है। तो इसका जो मास है, सपोज वो है m1, इसका मास m2। मास कैसा है इसका? वेरी लेस। तो इसका मास कैसा आएगा बेटा? मच मोर। इसका मास कैसा है? बहुत ज्यादा है, मच मोर। ओके। अब गन में से बुलेट को फायर किया हमने। क्या किया? गन में से बुलेट को फायर किया। तो क्या हो गया? उसका वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी v1, जो कि वेरी हाई, मच मोर, वेरी हाई, बहुत ज्यादा। लेकिन ये गन भी रिकॉइल हुई तो इसकी वेलोसिटी जो है v2 है, वो कैसी है? वेरी लेस, बहुत ही कम, वेरी लेस। इसलिए इनका जो टोटल मोमेंटम है वो कैसा आएगा? इक्वल आता है बेटा। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है बेटा कि इसका जो मोमेंटम क्या हो जाएगा अभी? मोमेंटम, therefore momentum is equal to क्या होगा बेटा? मोमेंटम इज, ऐसा लिखते हैं, मोमेंटम इज m1 v1। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बुलेट का? m1 v1। और इसका क्या होगा? m2 v2, इस प्रकार से। ठीक है बेटा। अब टोटल मोमेंटम क्या आएगा? टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, ये इनका हो गया फाइनल मोमेंटम, हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम के बारे में बोलेंगे हम लोग। इनिशियल मोमेंटम तो इनिशियल पोजीशन में वो दोनों कैसी थी बेटा? रेस्ट में थी। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आएगा? एज गन एंड बुलेट both are at rest position, therefore momentum is 0, therefore उनका मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। मोमेंटम इक्वल टू 0, therefore इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है बेटा। अब हमारा लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ये हमने पढ़ा कि नहीं? तो चलो लिखते हैं हम लोग उस, ये बुलेट का भी वैसे ही हम फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। फाइनल मोमेंटम is equal to initial momentum। ओके, तो फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा हमारा? m1 v1 प्लस m2 v2, और इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0 है कि नहीं बेटा? तो इससे हमें जो गन रिकॉइल हुई है
उसकी वेलोसिटी कितनी है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर velocity of recoil gun V2 is equal to, तो ये V2 निकालने के लिए M1 V1 को इधर लेके गए, प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा M1 V1, और V2 निकालना है तो M2 को भी इधर लेके जाएंगे बेटा, उधर साइड में, ये इक्वल टू के पास, तो ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय M2। इन दिस वे हम V2 निकाल सकते हैं, मतलब गन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से गन पीछे गई, कितनी वेलोसिटी से गन रिकॉइल हुई। आई बात समझ में, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। दोनों की वेलोसिटी जो है, दोनों का जो मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों बेटा, क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम है, गन का मास बहुत ज्यादा है, लेकिन बुलेट की वेलोसिटी वेरी हाई तो गन की वेलोसिटी वेरी लेस, इसकी वजह से उसका मोमेंटम जो होता है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप लोगों को ये बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत? Here we finish our first chapter. I hope guys you understand this topic very well. Thank you.